नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी की। तो विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के बाद बर्फबारी लगातार जारी है, जिसमें हेमकुंड साहिब बर्फ की आगोश में समाया है। यहाँ लगातार हो रही बर्फबारी के चलते धाम में 3 फीट से ज्यादा बर्फ जमी हुई है। बीते दिनों हुई बारिश और बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब बर्फ से ढक गया है। बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब के प्राकृतिक सौंदर्य में और निखार आ गया है। यहाँ पारा शून्य से नीचे यानी कि -15 डिग्री तक लुढ़क गया है। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के बाद दूसरी बार गुरुद्वारा प्रबंधन की टीम एक बार फिर से हेमकुंड साहिब के निरीक्षण के लिए पहुंची थी और निरीक्षण के दौरान हेमकुंड साहिब में 3 से 4 फीट बर्फ की मोटी चादर बिछी दिखाई दी। कड़ाके की ठंड होने के भी चलते हेमकुंड का पवित्र सरोवर पूरी तरह से जम चुका है। पवित्र सरोवर भी पूरी तरह से जमा हुआ है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक का कपाट बंद होने के बाद ये दूसरा दौरा था और दूसरे दौरे की तस्वीरें भी आप देखिए। लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी से ढक चुका है हेमकुंड साहिब। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे जो पहाड़ी इलाके हैं उत्तराखंड के, वहां पर बर्फबारी लगातार जारी है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हेमकुंड साहिब की। कपाट होने के बाद लगातार बर्फबारी वहां पर जारी है और पवित्र सरोवर जो कि हेमकुंड साहिब का है वो भी पूरी तरीके से जम चुका है। 3 से 4 फीट तक की जो बर्फ है वो हेमकुंड साहिब में ढक चुकी है। निरीक्षण करने के लिए जो गुरुद्वारा प्रबंधन की टीम थी वो पहुंची थी और उसके बाद अब ये तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं हेमकुंड साहिब सिखों का पवित्र स्थान। यहाँ पर बर्फ की चादर ही दिखाई दी है। पूरी जो पहाड़ियां हैं वो बर्फ से ढकी हुई हैं। बर्फ की आगोश में दिखाई दिया हेमकुंड साहिब, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त एबीपी गंगा पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। तो बर्फबारी बारिश के बाद लगातार जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर ठंड बढ़ गई है और ऐसी ही तस्वीरें अब दिखाई दे रही हैं। और अब बात करेंगे किसानों की हुंकार की। तो देहरादून में आज किसानों की महापंचायत भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत की अगुवाई में किसानों का हल्ला बोल। गन्ना भुगतान, महंगाई और बिजली के बड़े दामों पर सरकार को घेरने की रणनीति किसानों की तरफ से बनाई जाएगी। तो नरेश टिकैत की अगुवाई में किसानों का ये हल्ला बोल है। राजधानी देहरादून में पंचायत होनी है और किसानों के जितने भी मुद्दे हैं उसे लेकर आज सरकार को घेरने की रणनीति किसानों की तरफ से बनाई जाएगी, जिसकी अगुवाई करने जा रहे हैं नरेश टिकैत। तो ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि किसानों की क्या मांगे हैं जिन्हें लेकर आज महापंचायत की जा रही है। गन्ने के मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल हो, ये मांग है किसानों की। इकबालपुर मिल पर किसानों का बकाया, फसलों की एमएसपी तय हो और बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाई जाए। टूटी नहरों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए और इसी के साथ डीजल के दाम भी कम हो और बिजली के जो बढ़ते दाम हैं उस पर भी सरकार की तरफ से रोक लगाई जाए। ट्यूबवेल पर मीटर व्यवस्था हो जिससे आने वाले समय में किसानों को परेशानी ना हो। तो ये तमाम मांगे हैं जो किसानों की तरफ से की जा रही है और आज इन्हीं मांगों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए और इन मांगों को मनवाया जाए। नरेश टिकैत की अगुवाई में आज ये महापंचायत होने वाली है देहरादून में। तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर जुटेंगे। प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के किसानों की भी जुटने की संभावना जताई जा रही है और इसे लेकर आज आगे आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी किसानों की और तमाम जो मुद्दों को लेकर कैसे सरकार को घेरा जाएगा, इन्हें लेकर आज चर्चा की जाएगी। रवि कैंतुरा इस वक्त देहरादून से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। रवि, सरकार को घेरने की रणनीति है किसानों की, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विशेष तौर पर रणनीति किसानों की तरफ से बनाई जाएगी आज? देखिए, आज जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था उसकी दूसरी वर्षगांठ भी है और यही वजह है कि जिस तरीके से लगातार चाहे एमएसपी की बात हो, छोटे किसानों के लिए पेंशन की बात हो या फिर फसल बीमा योजना की बात हो, इसके अलावा जो बढ़े हुए बिजली के दाम हैं उनको कम करने की बात हो और किसानों को तमाम जो सुविधाओं की बात हुई थी उनको लेकर किसान लगातार नाराज चल रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार के साथ उनकी बातचीत हुई थी उस पर जो है तमाम जो जिन मसलों को हल करने का आश्वासन दिया गया था वो पूरे नहीं हो पाए हैं और यही वजह है कि आज दूसरी वर्षगांठ पर देहरादून में भी तमाम जो किसान
किसान हैं वो आज यहाँ पर जुटेंगे। और इसके साथ ही साथ जो पूरे देश में भी एक कॉल की गई है कि 11 बजे जो तमाम राज्यों के जो सचिवालय हैं, माफ़ कीजिएगा, जो राजभवन है वहाँ पर जो है कूच किया जाएगा। आज देहरादून में अगर बात की जाए तो जो अभी तक की जानकारी मिली है उसमें यही बात सामने निकल कर आई है कि 2 जगह, अगर किसान यूनियन टिकैत की अगर हम बात करें तो वो ISBT पर जुड़ेंगे, और किसान यूनियन तोमर की अगर बात की जाए तो बन्नू स्कूल देहरादून के समीप है उस पर जुड़ेंगे। तो उसके बाद जब तमाम लोग जब एकत्रित हो जाएंगे तो 11 बजे राजभवन कूच के लिए निकलने का उनका एक कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस के द्वारा उनसे बातचीत की गई है ताकि जो बड़ी संख्या में अगर किसान एकत्रित होते हैं तो इसको पूरी सिचुएशन को संभाला जाए। और ऐसे में माना जा रहा है कि उनका कोई एक प्रतिनिधि मंडल अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में राजभवन में ज्ञापन देने जा सकता है। तो इस तरीके का आज पूरा कार्यक्रम किसानों का रहेगा। जो भी अपडेट होगा वो हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि अगर तराई क्षेत्रों की बात की जाए तो जिस तरीके से रुड़की और हरिद्वार जो क्षेत्र है, उधम सिंह नगर क्षेत्र है, यहाँ पर किसानों की संख्या ज़्यादा है। और ऐसे में यहाँ से जो तमाम यूनियन है वो देहरादून के लिए कूच करेंगी। कुछ जगह से जो लोग हैं वो देहरादून के लिए चल भी पड़े हैं, यानी कि तमाम जो किसान हैं उन सभी को आज एकत्रित देहरादून में होना है। हालांकि किसान यूनियन जो टिकैत है वो अलग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और जो किसान यूनियन तोमर है वो अलग एकत्रित हो रहे हैं। लेकिन सबकी मांगे कुल मिलाकर एक जैसी हैं कि चाहे फसल बीमा की बात हो, MSP की बात हो, किसानों जो छोटे मझोले किसान हैं उनके लिए 5,000 रुपये प्रति महीने पेंशन की बात हो, जिनकी फसल जो है कई वजहों से खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, उनको समय पर उनको फसल बीमा मिले। ये तमाम जो मांगे हैं और जो शिकायतें लगातार केंद्र सरकार से थी उन्हीं को लेकर आज यहाँ पर जो है राजभवन कूच करने का जो प्रोग्राम है वो तैयार किया गया है। लेकिन कोशिश रहेगी पुलिस की कि तमाम लोग राजभवन की तरफ ना जाएं, बल्कि एक प्रतिनिधि मंडल अपने एक नेता के साथ उनके नेतृत्व में राजभवन में जाए और ज्ञापन दे सके। हालांकि देखना होगा कि किसानों की भीड़ अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पर उमड़ती है तो उसे किस तरीके से पूरा मैनेज पुलिस कर पाती है, और क्या एक प्रतिनिधि मंडल ही आज राजभवन तक जाता है या फिर तमाम जो किसान है वो राजभवन की तरफ कूच करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल 2 अलग अलग यूनियन, एक ISBT की तरफ और एक किसान यूनियन जो तोमर है वो बन्नू स्कूल की तरफ जो है यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तमाम जो प्रदेश के अलग अलग जिले हैं वहाँ से किसान देहरादून की तरफ कूच कर रहे हैं। जी रवि, सरकार की तरफ से क्या तैयारी है? क्योंकि देखिए गन्ना पेराई को लेकर भी हमने देखा था, सरकार ने बोला था कि जैसे ही गन्ना पेराई सत्र शुरू होगा भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन समय समय पर ये मांग उठाती किसान आए हैं कि भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। तो सरकार की तरफ से अब क्या तैयारी है, कैसे समन्वय बैठाया जाएगा? क्योंकि आंदोलन बड़ा है, आगे रणनीति बनाई जाएगी कैसे और सरकार को घेरा जाए, तो क्या तैयारी है फिलहाल दोनों तरफ से ही? बिल्कुल आशी, देखिए अगर प्रदेश में बात की जाए तो गन्ना भुगतान का एक बड़ा मुद्दा रहा है और इसको लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की भी अगर बात करें तो उन्होंने इसको लेकर धरने भी दिए हैं। ऐसे में जो गन्ना भुगतान का जो लगातार जो मुद्दा रहा वो सदन में भी उठता रहा और लगातार ये शिकायतें रही हैं। लेकिन सरकार की ओर से कोशिश की गई थी कि जो गन्ना भुगतान है, जो बकाया भुगतान है, उसको समय पर किया जा सके, लेकिन कई कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जो कि पूरी नहीं हो पाई और यही वजह है कि आज किसानों में इस तरीके का आक्रोश भी है। जिस तरीके से मैंने बताया कि जो किसान हैं वो ज़्यादातर जो बड़े किसान हैं वो तराई क्षेत्र में उत्तराखंड के पाए जाते हैं और यही वजह है कि आज जो है देहरादून कूच करने, यानी कि सभी लोगों का ऐलान किया गया है कि सभी लोग देहरादून में एकत्रित हो जाए। दूसरी वर्षगांठ भी है, जिस तरीके से बड़ा एक किसान आंदोलन रहा, हम सब के सामने तमाम उनकी मांगे रही, बड़ा आंदोलन हुआ और दिल्ली कूच किया गया। पूरी कोशिश की गई, तमाम जगह जो है किसान आए। उस समय उत्तराखंड में भी तमाम इस तरीके की महापंचायतें हुई थी, तो इससे पहले रुड़की में भी एक महापंचायत हुई थी और उस वक्त ये ऐलान किया गया था कि 26 तारीख को देहरादून में तमाम किसान जुटेंगे, अपनी मांगों को लेकर एकत्रित होंगे और तमाम यूनियनों से आह्वान किया गया था। अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो तकरीबन 3 बिल्कुल रवि, तो कहीं ना कहीं देखिए ये बड़ी रणनीति जो है बनाई जा रही है किसानों की तरफ से और इसी को लेकर आज महापंचायत की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज MCD चुनाव के लिए दिल्ली में प्रचार करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि सरकार को घेरने का प्लान कांग्रेस की तरफ से बनाया जा रहा है। मीटिंग्स पुष्कर सिंह धामी करेंगे, लेकिन कांग्रेस की क्या तैयारी है वो भी आपको बता दें। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस के साथ साथ जो बसपा विधायकों ने भी अब रणनीति बनाई है। बसपा विधायक शहजाद ने आरोप लगाया है फोन तक मंत्री नहीं उठाते हैं, मंत्रियों का नहीं होता है होमवर्क पूरा और 29 नवंबर से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। लेकिन इस बीच विपक्ष की क्या तैयारी है वो भी आप देखिए। और बहुत भागदौड़ उनकी दिल्ली में रहती है। जितने भी भारी भरकम मंत्रालयों के मंत्री हैं, किसी के पास विधायकों के लिए भी टाइम नहीं। जनता के लिए होगा या नहीं होगा उसकी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अक्सर के फ़ोन नहीं मिल पाते हैं, बात नहीं हो पाती है। और सदन में पिछली बार भी कोई बहुत अच्छे जवाब नहीं आए हैं और मुझे अब भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि बहुत
और इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भी एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली में प्रचार करेंगे। 3 जनसभाओं को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। मयूर विहार फेज 1, मयूर विहार फेज 2 और विनोद नगर में सीएम जनसभाएं करेंगे। दिल्ली में सीएम धामी अभी भी मौजूद हैं और माना जा रहा है कि आज केंद्रीय आलाकमान से भी सीएम की मुलाकात संभव है। तो आज दिल्ली में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम धामी। आने वाले समय में दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को भी प्रचार प्रसार में उतारा गया है। और अविनाश तिवारी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, पहले तो सीएम के जो कार्यक्रम है उसे लेकर जानकारी दीजिए और जो आलाकमान के साथ मुलाकात होने वाली है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उसका क्या आधार रहने वाला है? देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री एमसीडी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल भी उन्होंने 4 जनसभाओं को संबोधित किया था और जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पद के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में जनसभाएं की थी। आज अगर बात करें तो मुख्यमंत्री की 3 जनसभाएं होनी, जिनमें अगर बात करें तो विनोद नगर में होनी है, मयूर विहार फेज 1 में होनी है, मयूर विहार फेज 2 में होनी है, जहाँ पे वो बीजेपी के पार्षद पद के उम्मीदवारों के पक्ष में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पे उत्तराखंड के जो तमाम सारे रिहाइश लोग हैं, जो उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ अच्छी खासी संख्या में रहते हैं और उनका मतदान कहीं ना कहीं निर्णायक होता है। यही कारण है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इन इलाकों में जाके प्रचार कर रहे हैं जहां उत्तराखंड वासी सबसे ज्यादा संख्या में रहते हैं। आज भी वो इन्हीं इलाकों में जाके प्रचार करेंगे। इसके साथ साथ अगर बात हो जिस तरीके से बीते दिनों में उत्तराखंड में राजनीतिक हालात रहे हैं और तमाम सारे सियासी घटनाक्रम घटे हैं और विकास को लेकर के जो तमाम सारे कार्य कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और इसके अलावा अगर बात करें जो चिंतन शिविर हुआ है, जहां से अगर बात करें तो तमाम सारी योजनाओं को लेकर के, तमाम सारी बातों को लेकर के आगे कार्यान्वयन करने को लेकर के मंथन हुआ है। तो इसको लेकर के वो पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष को ब्रीफ कर सकते हैं। हालांकि अभी तक उनकी जो मीटिंग है वो फिक्स नहीं हुई है, वो औपचारिक तौर पर उसे कुछ हुआ नहीं है। जी ठीक है अविनाश, आप बने रहिए, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर अविनाश यहाँ पर जानकारी दे रहे थे, जहां एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें तो 2 दिनों से दिल्ली में जमे हुए हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और आज दिल्ली में पुष्कर सिंह धामी की आलाकमान से मुलाकात भी हो सकती है। उत्तराखंड के विकास और राजनीतिक हालात पर आलाकमान से चर्चा संभव है। और चलिए, अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, दिल्ली के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री और आज आलाकमान से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्या जानकारी है मुलाकात को लेकर? और देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ पे एमसीडी का चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और तमाम सारे जो उत्तराखंड के लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, जो मिलने के लिए उत्तराखंड सदन में मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, उनसे वो मुलाकात भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों उत्तराखंड में तमाम सारे सियासी घटनाक्रम हुए हैं और इसके साथ साथ जो अभी चिंतन शिविर हुआ खासतौर से मसूरी में, तो उसमें जो मंथन निकल कर आया कि आगे किस तरीके से उत्तराखंड के विकास को लेकर के, उत्तराखंड में पलायन को रोकने को लेकर के और उत्तराखंड में रोजगार को उत्पन्न करने को लेकर के जो बातें निकल कर आई है, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो संगठन और सरकार के बीच में किस तरीके से कामकाज चल रहा है, इसको लेकर के वो केंद्रीय संगठन मंत्री जो है राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, उनको ब्रीफ कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में तमाम सारे कार्य चल रहे हैं, किस तरीके से तमाम सारे जो घटनाक्रम हुआ है इस पे जो है किस तरीके से वहाँ पे राजनीतिक हालात रहे, तो इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के जानकारी दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी बात करें तो उनका जो कार्यक्रम तय है वो कार्यक्रम यही तय कि एमसीडी में 3 जनसभाएं वो करेंगे, एमसीडी चुनाव प्रचार करेंगे, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वो वोट मांगेंगे। और चूंकि जी इन इलाकों में आज उनको प्रचार करना है, खासतौर से मयूर विहार फेज 1, मयूर विहार फेज 2 और विनोद नगर में, यहाँ पे उत्तराखंड के जो तमाम सारे लोग हैं वो काफी संख्या में रहते हैं और उनके जो मत है वो निर्णायक होते हैं किसी भी उम्मीदवार को जिताने और हराने के लिए। चिंतन शिविर चला है, उससे लेकर भी क्या निष्कर्ष निकला है, उससे लेकर भी जानकारी दे सकते हैं सीएम। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए अविनाश। आगे बढ़ेंगे। नैनीताल में कार हादसे में एक पुलिसकर्मी गहरी खाई में गिर गया। हादसे में उसकी कार भी डैमेज हो गई है। इस हादसे की जानकारी तब मिली जब नैनीताल के हिमालय दर्शन में राहगीरों ने बलेनो कार को देखा और कार टूटी हुई थी, उसके पास कोई नहीं था। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। इधर सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को नीचे से कराहने की आवाज सुनाई दी। रेस्क्यू टीम ने तुरंत रस्सियों के सहारे पुलिसकर्मी को बाहर निकाला। आगे बढ़ेंगे। रुड़की में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। वहीं मुख्य बाजार में अतिक्रमण करने वालों का सामान भी जब्त किया गया है। साथ ही नालियों पर किए गए स्थायी अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला है, जिसके चलते व्यापारियों में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने व्यापारियों को समय दिया कि जहां भी अतिक्रमण किया है उसे खुद हटा ले, लेकिन व्यापारियों ने दुकानों के बाहर स्थायी अतिक्रमण किया हुआ था, जिसके चलते आए दिन जाम से लोग परेशान थे, जिसके चलते नगर निगम और प्रशासन ने ये कार्रवाई की। तो
हरिद्वार के जाने माने बिल्डर और समाजसेवी यूसी जैन पर शारीरिक शोषण का आरोप लगा है। यूसी जैन के द विजडम ग्लोबल स्कूल में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका ने स्कूल के चेयरमैन यूसी जैन और प्रिंसिपल संजय देवांगन पर शारीरिक शोषण करने और संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि प्रिंसिपल लंबे समय से उस पर संबंध बनाने का दबाव डाल रहे थे और इनकार करने पर उसे नौकरी से भी हटा दिया गया। पीड़ित महिला की शिकायत पर ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तहरीर आई थी, एक वहाँ के अध्यापिका हैं, उन्होंने कंप्लेन दी थी कि उनके साथ वहाँ पे अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और उस एप्लीकेशन पे कार्रवाई करते हुए 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और एविडेंस भी देने के लिए कहा गया है। एविडेंस के आधार पे जो भी कार्रवाई होगी उसको वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ पहाड़ प्रभात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।